मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज हम करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इसमें हम करेंगे पब्लिक सेक्टर के रिगार्डिंग कि पब्लिक सेक्टर की क्या रोल है बिजनेस आज के टाइम में। ठीक है, तो आइए करते हैं वन बाय वन स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है और इसके वेरियस फॉर्म के बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। यानी कि वैसे तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दो तरह के फॉर्म होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब किस टाइप का आप ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हो। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पब्लिक सेक्टर के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल भी हो सकता है। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग करने वाला हो सकता है, या सिर्फ बने बनाए गुड्स को बेचने वाला हो सकता है। प्राइवेटली ओन्ड हो सकता है या फिर गवर्नमेंट ओन्ड। एग्जैक्टली इन आवर कंट्री, ये हमारे देश में चलता भी है, सच्चाई बात ये भी है। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, अवर डेली इकोनॉमिक लाइफ को। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी तो आपको पता है मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही इंटरप्राइज या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन रोल होता है, और इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को ही अपनाया है। अब बात करते हैं यानी कि फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज को कैसे आप डिवाइड करते हो। मैंने बोला फॉर्म दो तरीके के होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम तो दोनों का पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में पब्लिक के रिगार्डिंग ही हम करने वाले हैं। आइए रीड आउट कर लेते हैं। ए पब्लिक एंटरप्राइज में टेक ए पर्टिकुलर फॉर्म। पब्लिक क्या होता है, पब्लिक एंटरप्राइज क्या होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जो डिपेंड करती है उसके नेचर ऑफ ऑपरेशन, किस तरह का वो काम करती है, और गवर्नमेंट के साथ उसका कैसा रिलेशन है। गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा है कम है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे आप। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंड करती है, उसकी रिक्वायरमेंट पर। यानी कि जिस चीज़ की नीड होगी उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो आप बोल सकते हो कि एक इंटरप्राइज एस्टेब्लिश करती है। ठीक है, और साथ के साथ जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट भी देखा जाता है, और ये देखा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छी परफॉर्मेंस करे, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड अच्छे मेंटेन करे। तो आइए इसका एक डायग्राम पढ़ते हैं। क्या कुछ दिया गया है सबसे पहले, हाँ जी, ये देखिएगा। इसमें दिया गया है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी दो तरीके की, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में हम पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। इन तीनों के बारे में ही आज का अपना जो क्लास है वो रहने वाली है, और इन तीनों के बारे में ही डिटेल से पढ़ेंगे। क्या इनके फीचर है, मेरिट क्या है, डिमेरिट का है, कहाँ पर सुटेबल है, उसके रिगार्डिंग है। और इसके क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका पीजीटी में भी हो और चाहे आपका अभी ईमेआरएस का हुआ था उसके रिगार्डिंग भी हो। प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये हम पढ़ चुके हैं अलग से, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंपनी के अंदर फिर पब्लिक प्राइवेट, ये हम पब्लिक प्राइवेट ओपीसी भी हम पढ़ चुके हैं ना, वन पर्सन कंपनी। ठीक है, और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एमएनसी के बारे में भी कर लेंगे। ठीक है, आज ग्लोबल इंटरप्राइज के बारे में मैं आपको करवा दूंगा। तो तीन टॉपिक ये 1 2 3 और एक ग्लोबल इंटरप्राइज, ये हम पढ़ने वाले हैं, बाकी के बारे में हम पढ़ चुके हैं डिटेल। ठीक है, आइए। तो पब्लिक सेक्टर तीन तरह के होते हैं, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सबसे ओल्डेस्ट है, आप ये बोल सकते हो कि ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग है वो सबसे ओल्डेस्ट है। ईएमआरएस का जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, दीज इंटरप्राइज आर एस्टेब्लिश एट द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। मान ली कि मिनिस्ट्री, जैसे मान ली फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, एचआर मिनिस्ट्री हो गया, या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया, जो भी मिनिस्ट्री दे रखी है। ठीक है, एचआर को अब एजुकेशन में कन्वर्ट कर दिया गया ना, तो उसके रिगार्डिंग तो जो भी मिनिस्ट्री होती है वो अपनी फैसिलिटी के लिए या फिर अपने वर्क को आगे ट्रांसफ़र करने के लिए या अपनी मिनिस्ट्री को एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है, उसके एक्सटेंशन के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, तो इस तरह के डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट होते हैं होली, आप बोल सकते हो कि होली कवर किए जाते हैं मिनिस्ट्री के अंदर, किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये मान लो कि गवर्नमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट होता है कि गवर्नमेंट जैसे काम करती थी इनके थ्रू करती है। गवर्नमेंट फंक्शन थ्रू दिस डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटी परफॉर्म बाय द देम टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट। मतलब मिनिस्ट्री का ही जुड़ा हुआ एक अंग है, आप ऐसे मान लो कि ऐसा नहीं कि मिनिस्ट्री अलग है और ये डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग अलग है, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल उसके साथ ही अटैच ही होता है। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में होते हैं इसका मतलब ये हुआ सर कि ये मिनिस्ट्री से अलग नहीं है, तो इनको ऑटोनोमस कोई पावर नहीं दी गई। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को जितने भी काम होते सारे ये मिनिस्ट्री से पूछ के करेंगे, इंडिपेंडेंट इनकी कोई एंटिटी नहीं है। यहाँ तक कि जो इसके अंदर जो इम्प्लॉयज
या ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बोला जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब ये स्टेट के भी हो सकते हैं, सेंटर के भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके एग्जांपल है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के, जैसे रेलवे के अंदर अगर आप जॉब लगते हो, पोस्ट ऑफिस के अंदर लगते हो, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के अंदर लगते हो, तो उसके रिगार्डिंग। इसके मेन फीचर क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से इसके क्वेश्चन आपको लिख के भी आना है और बनते भी ऐसे ही हैं कि फीचर क्या क्या है। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग किसको बोलेंगे सर? पहली बात, जो डायरेक्टली कंट्रोल में हो गवर्नमेंट ट्रेजरी, मतलब जिसका जो इंटरप्राइज जो फंडिंग की जाती है, मतलब इसके जो एम्प्लॉयज होते हैं जिसको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बोलते हैं, उनको जो फंडिंग की जाएगी वो गवर्नमेंट ट्रेजरी से की जाएगी। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट कुछ एक्टिविटी करके कुछ पैसा कमाएंगे तो भी इसी डिपार्टमेंट, इसी गवर्नमेंट ट्रेजरी में डाला जाएगा। ठीक है, सेकंड वन आता है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, इसकी की जाती है रेगुलर बेसिस पे। थर्ड वन आता है कि एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ माना जाता है, और ये जो हेडेड है, दे आर हेडेड बाय द आईएएस ऑफिसर या सिविल सर्वेंट, इनको हेड करते हैं। ठीक है, और इनको एक जगह से दूसरी जगह, इनके एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या दिया गया, कंट्रोल डायरेक्टली मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है इसकी, एक बात ये याद रख ली है। ठीक है, अकाउंटेबल होता है मिनिस्ट्री के लिए। तो ये कुछ फीचर है कि मिनिस्ट्री के लिए ही अकाउंटेबल है ये, इनकी ऑडिटिंग की जाती है, इनके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बोलते हैं, आईएएस इसको कंट्रोल करता है, फंड जो है गवर्नमेंट ट्रेजरी से आता है। ये 4-5 पॉइंट थे आपको याद करने। नेक्स्ट वन आता है जी स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशन। क्या आता है? स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग। स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशन आर पब्लिक इंटरप्राइज। क्या होते हैं? पब्लिक इंटरप्राइज होते हैं ब्रोट इनटू द स्पेशल एक्ट। जैसे स्टैच्यूरी जहां पर आ गया ना, उसके लिए एक्ट लगा मिलेगा, जैसे कि आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट, ठीक है, 1934। ऐसे ही कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट। अब जिसके आगे मैं एक्ट लगा रहा हूं ना, इट मीन्स ये क्या है? ये स्टैच्यूरी है। क्या ये? स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशन के एग्जाम्पल है। ठीक है जिसके जो भी एक्ट बनता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो भी स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशन है। तो सर ये बनता कैसे है कॉर्पोरेशन? ये बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और अपने प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, और जो एक्ट बनाया जाता है उसी के अंदर इसके रूल रेगुलेशन, ठीक है, इनके एम्प्लॉयज कैसे ज्वाइन करने हैं, कैसे उनको हटाना है, कितनी सैलरी होगी, क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, किस तरह की एक्टिविटी करेगा, इसकी बाउंड्री क्या है, कितना डिसीजन ले सकता है। ये ऑटोनोमस होता है, इनको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि ये अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री के अंडर नहीं होते, आप ये मान सकते हो। फीचर्स क्या क्या दे रखे हैं इसके अंदर, आइए फीचर से आप थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिफाई हम कर पाएंगे इस कंसेप्ट को। स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशन अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर आते हैं सबसे पहले, और इसी एक्ट के अंदर इसके प्रोविजन लिखे जाते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव, पावर, प्रिविलेज, वो सब कुछ। ठीक है, होली ओन्ड बाय द स्टेट, ये पूरे के पूरे गवर्नमेंट के कंट्रोल होते हैं, आप ऐसे बात सकते हो, बोल सकते हो। और खास की खास गवर्नमेंट है द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पावर अप्रोप्रिएट प्रॉफिट के रिगार्डिंग। प्रॉफिट या लॉस होगा तो गवर्नमेंट का ही होगा वो। स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशन एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है कि सर ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है ये? आर्टिफिशियल पर्सन। कहने का मतलब ये अपने नाम से कोई भी सामान खरीद सकता है, कॉमन सील होती है, इसके ऊपर कोई केस कर सकता है, ये किसी पे केस कर सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है। ठीक है, जबकि मिनिस्ट्री में ऐसा नहीं था। इसके अलावा ये इंडिपेंडेंट फाइनेंस, ये बैंकों से भी पैसा ले सकती है, जरूरी नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट से ही पैसा ले, कहीं से भी पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। इनकी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग गवर्नमेंट नहीं करवाती, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, और इसके एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं बोला जाता। ओके, तो ये था आपका स्टैच्यूरी कंपनी के रिगार्डिंग। फिर आता है नेक्स्ट वन, इसके बाद आता है गवर्नमेंट कंपनीज के रिगार्डिंग। पहले हमने पढ़ा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, फिर हमने पढ़ा स्टैच्यूरी कंपनी, अब हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, याद रखना। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो था वो मिनिस्ट्री के अंदर आता है, स्टैच्यूरी वो पार्लियामेंट के अंदर आता है, और गवर्नमेंट जो कंपनी है वो गवर्नमेंट कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आएगी। ठीक है, और इसी एक्ट के अंदर इसके प्रोविजन वगैरह सब कुछ लिखे होते हैं। तो नोट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल, याद रखना, नोट लेस देन 51%। ये अभी एमसीक्यू, ये हमारा इसमें यहाँ से पूछा गया कि नोट लेस देन 50% था या फिर 51% था। ठीक है, तो ये 51% आएगा यहाँ पर कि पेड अप कैपिटल का कितना है, 51% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है आप सब पेपर दे के आएंगे तो आपको पता ही है कि 51% से कम नहीं होना चाहिए।
सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। कहने का मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट कंपनी का हो या उसकी सब्सिडरी का हो, उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। नेक्स्ट वन आता है अंडर द कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, देयर इज नो चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं किया गया, जो पहले थी वही है, मतलब जो 1956 के अकॉर्डिंग थी वही दी गई है। गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है और कोई पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, लेकिन उसका गवर्नमेंट का शेयर जो 51% से कम नहीं होगा, ठीक है। और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ही सारे के सारे जो प्रोविजन इसके ऊपर लागू हो गए। और ये जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं जो ये शेयर खरीदेगी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से खरीदेगी। किसके नाम से खरीदेगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से खरीदेगी, इसलिए इसको गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। इसके बात करते हैं फीचर के रिगार्डिंग। गवर्नमेंट कंपनी हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम डिस्टिंग्स फ्रॉम द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि इसने बोला कि पहली बात इसके ऊपर क्या लगेगा सर, कंपनी एक्ट 2013 लगेगा, या कोई पिछला एक्ट 1956 था कंपनी का तो वो लग जाएगा। इसके अलावा ये अपने नाम से केस कर सकती है, इसके ऊपर कोई केस कर सकता है थर्ड पार्टी के ऊपर, ठीक है। अपने नाम से प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकती है, बेच सकती है, और कंपनी एक्ट के सारे प्रोविजन इस पर लागू होते हैं। नेक्स्ट वन, जो इसके एम्प्लॉयज़ जो अपॉइंट किए जाएंगे वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होते हैं, ठीक है। मेन डॉक्यूमेंट होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए एंड एओए। एमओए होता है एक कंपनी आउटसाइडर के साथ कैसे बिहेव करेगी वो एमओए में लिखा होता है, और एक कंपनी इंटरनली कैसे बिहेव करेगी वो एओए में लिखा होता है। इसके अलावा कंपनी को ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से। हालांकि पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट एक रिपोर्ट जरूर पेश करती है कि एनुअली इसने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, ठीक है। जो सारे के सारे फंड है वो प्राइवेटली या फिर पब्लिकली शेयर होल्डर से मिलता है इसको। गवर्नमेंट ट्रेजरी का कोई रोल नहीं, सिर्फ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो होते हैं वो गवर्नमेंट ट्रेजरी से पैसा लेते हैं, बाकी सारे बाहर से लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सर, एक तो ये तीनों के बारे में डिटेल से पूछ लिया जाए। अगर ये दे दे कि सर डिफरेंस बताइए इन तीनों में, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी के, तो आइए एक डिफरेंस दिया गया है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है क्या, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग किसके अंडर आती है सर, मिनिस्ट्री के अंदर आएगी। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन स्पेशल एक्ट पास करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला एक्ट लिखा होता है कंपनी एक्ट, कुछ भी कंपनी एक्ट, आरबीआई, कोई भी एक्ट हो सब आ जाते हैं, और ये सिर्फ कंपनी एक्ट के अंदर आएगा, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है, या उससे पहले का जो है। नेक्स्ट विच ओनरशिप की बात करते हैं, होली ऑन गवर्नमेंट, ये पूरी होली अंडर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आएगी, सारी सारी होली अंडर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये भी गवर्नमेंट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट के अंदर, और ये एट लीस्ट 50% ऑफ शेयर कैपिटल ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, कम से कम 51%, 51% जो शेयर है वो क्या होगी, गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ठीक है। फिर आता है जी लीगल स्टेटस, नो सेपरेट डिस्टिंक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का और डिपार्टमेंट कहने का मतलब मिनिस्ट्री को आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोल लो, ठीक है। मिनिस्ट्री या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग से कोई लेना देना, मतलब सॉरी कोई अलग नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हो। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अलग होते हैं, ये अलग काम करते हैं, अलग होता है। नेक्स्ट वन आता है फिर अपना मैनेजमेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल फ्रॉम द मिनिस्ट्री कंसर्न, कि जो इसकी गवर्नमेंट जो ऑफिसर है वो इसको चलाते हैं, जो मिनिस्ट्री से भेजे गए हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करता है इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में प्राइवेट, इसमें सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सिर्फ पब्लिक लोग ही होंगे, मतलब पब्लिक के, गवर्नमेंट के ही होंगे। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो होता है लेकिन पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकते हैं, बस ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट में आता है स्टाफिंग सिस्टम, ये सिविल सर्वेंट होते हैं, इनको प्रोफेशनल बोला जाता है, इनको प्रोफेशनल तो बोला जाता है लेकिन गवर्नमेंट सर्विस, नॉट गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट मतलब प्रोफेशनल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, दोनों में सेम ही आएगा, प्रोफेशनल होते हैं। नेक्स्ट वन आता है जी फाइनेंसिंग के पास आपके पैसा आएगा कहाँ से, इसका तो गवर्नमेंट ट्रेजरी से आएगा, अभी पढ़ के भी आए हैं, बजट में अनाउंस किया जाता है, बजटरी एलोकेशन होता है, ये जनरल पब्लिक से बोरो नहीं कर सकते, ये सेपरेट अरेंजमेंट होता है और कैन बोरो भी कर सकते पब्लिक से, दोनों काम। ऑटोनॉमी, अपने आप ये डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग अपने बिहाफ पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, और ये सुफिशेंट ऑटोनॉमी होती है, गवर्नमेंट डे टू डे के इंटरफेयर नहीं करती, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में सेम डिटो इसमें। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पार्लियामेंट कंट्रोल बोल सकते हो, इसमें हाईएस्ट होता है सबसे ज़्यादा, इसमें उससे कम, इससे उसमें कम, यानी कि हाई गवर्नमेंट का रोल तो है ही, तभी तो इसको हम पढ़ रहे हैं पब्लिक इंटरप्राइज, तभी तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट का रोल है, इसमें ज़्यादा है हायर, इसमें थोड़ा और ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा, ऐसे आप बोल सकते हो। नेक्स्ट बनाता है जी स्टेबिलिटी,
इसमें पब्लिक कहाँ पर ये यूज किया जाता है, यानी कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कौन से कामों के लिए बनाई जाती है, पब्लिक यूटिलिटी के लिए, डिफेंस के लिए, और स्टैचुरी बनाया जाता है इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल अंडरटेकिंग के लिए, और गवर्नमेंट कंपनी जो बनाई जाती है वो इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल अंडरटेकिंग, एंड प्रोवाइडिंग फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्राइवेट कैपिटल, कि जो एफडीआई वगैरह आती है ना, एफडीआई वो गवर्नमेंट कंपनीज के थ्रू आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, एक्सप्लेन द चेंजिंग रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन इकोनॉमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा रीड आउट जरूर कर लेना आप, ये पूछा जाता है। और चेंजिंग रोल कौन कौन सा है भाई, पब्लिक सेक्टर इन एन इकोनॉमी, भाई किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है, ये क्वेश्चन कहना चाहता है। पहला आता है सर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो बेसिक जैसे गिव इंफ्रास्ट्रक्चर द कोर सेक्टर, जो कोर सेक्टर होते हैं, कोर सेक्टर कौन कौन से, लाइक दी स्टील प्लांट हो गया, पावर जनरेशन हो गया, सिविल एविएशन हो गया, रेलवे हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो यहाँ पर कोयला हो गया, यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट लोग नहीं जाते, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ही इसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट बनाता है जी, गिव ए लीड टू इन्वेस्टमेंट इन द कोर, साथ के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, इन जहाँ पर मतलब प्राइवेट लोग नहीं जाना पसंद करते वहाँ पर ही इन्वेस्टमेंट लगा, लाइक फर्टिलाइजर प्लांट हो गया, क्या फार्माकोलिटिक हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, न्यूज़ प्रिंट हो गया, मीडियम हो गया, हैवी इंजीनियरिंग हो गया, वहाँ पर ये काम करती हैं। और थर्ड वन आता है गिव डायरेक्शन द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, कि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कहाँ पर कर सकते हैं आप, लाइक किसी होटल में, होटल मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, कंसल्टेंसी में, टेक्सटाइल में, ऑटोमोबाइल में, इसके रिगार्डिंग। कहने का मतलब है जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर होते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा लगता है और प्राइवेट लोग वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट वन आता है जी सेकंड रीजनल बैलेंस, कि गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि सर जो पिछड़ा एरिया है वहाँ पर ही ज़्यादा उद्योग धंधे लगाए जाए, ताकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और वहाँ पर रोज़गार बढ़े। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं। 5 ईयर प्लान में भी ये दिखाया गया था, प्री इंडिपेंडेंट से काम स्टार्ट किया गया था, और साथ के साथ भी जो पंचवर्षीय योजना अपनी आई थी 5 तब उसमें भी इसमें ऊपर काम किया जाता। तो जो 4 मेजर स्टील प्लांट है वो बैकवर्ड एरिया में ही लगाए गए थे, ताकि वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल सके। कहने का मतलब होता है कि जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है वो पिछड़े एरियो में ही लगाया जाता है। आपने देखा हो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ होती हैं मोस्टली वो क्या पिछड़े एरिया में लगाई जाती है, ताकि वहाँ पर रोजगार वगैरह बढ़े, वहाँ का उस एरिया का डेवलपमेंट हो। थर्ड वन आता है जी फिर इसके बाद पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का जो काम है वो है इकोनॉमी ऑफ स्केल, कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर, और उसका बेनिफिट बाद में आने वाले सालों में मिलेगा, तुरंत नहीं मिलता शॉर्ट टर्म में, वहाँ पर भी पब्लिक सेक्टर कंपनी ही, पब्लिक इंटरप्राइज ही काम करते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा कैपिटल लगाएंगे तो इकोनॉमी ऑफ स्केल बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करेंगे, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, जिससे कंज्यूमर को ही अल्टीमेट बेनिफिट मिलना है या गरीब तबके को बेनिफिट मिलना है। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है रिसोर्सेज का पॉसिबल यूज़ करती है, जितना हो सकते ऑप्टिमम यूज़ करती है, और मास लेवल पर प्रोडक्शन करती है। ऐसा नहीं कि थोड़ा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी उतना ज़्यादा कॉस्ट कम आएगी और उतना ही ज़्यादा फिर आम लोगों को बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट में आता है जी चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर बाय प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जैसे कि मान लिया कि मैं एग्जांपल ले सकता हूँ कि अडानी हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बाटा हो गया, तो कुछ गिने चुने ऐसे लोग हैं 10 15 20 जो भी आप बोलोगे, जिनों के पास ही ज़्यादा पैसा है और वही ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। कहने का मतलब आम आदमी, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एफडीआई के अकॉर्डिंग, लाइक पेप्सी कोका कोला कंपनी, अगर आप बेवरेज का काम करना चाहते हैं तो इनको कम्पीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे एरिया में जहाँ पर छोटे उद्यमी नहीं जा सकते, छोटे इंडस्ट्रीज नहीं जा सकती, वहाँ पर गवर्नमेंट अपना ब्रांड क्रिएट करती है। ठीक है, लाइक पहले अगर मैं बात करता हूँ टेलीकॉम सर्विस के अंदर, तो वहाँ पर बीएसएनएल आ गया था। तो हर जगह कुछ न कुछ कंपटीशन करने के लिए इकोनॉमिक एक को मतलब कुछ ही लोगों के हाथों में, फ्यू हैंड में जो कंसंट्रेशन ना हो, मोनोपोली ना बने। मोनोपोली बनने से क्या इनइक्वालिटी होती है और फिर गरीब लोगों को नुकसान होता है। तो इसको कंट्रोल करने का काम भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज ओपन करके किया जाता है। नेक्स्ट बनाते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सेल्फ रिलायंट, मतलब है कि जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं अब उनको इंपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि अपने देश में ही बनाएंगे। अब अपने देश में बनाएंगे तो उसके लिए वैसे चाहिए पैसा ज़्यादा, और पैसा प्राइवेट सेक्टर वाले एकदम लगाते नहीं, क्योंकि उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलता है। तो इस कंडीशन में जहाँ पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स मतलब वो गुड्स जो इंपोर्ट करते हैं अगर वो अपने देश में बनानी है तो वहाँ पर भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज ही काम करते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट वन आता है जी अपने पास गवर्नमेंट पॉलिसी टूवर्ड द पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट पॉलिसी जो 1990 एलपीजी आए थे ना, एलपीजी रिफॉर्म तो वहाँ पर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी थी पब्लिक सेक्टर को लेकर, वो बात की गई है।
भाई पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है या उनका जो एरिया है, जो पावर है वो कम की गई, उसके रिगार्डिंग है। पहली बात है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 24 जुलाई 1991, ठीक है, यानी कि 1991 के अंदर। याद रखना, डेट भी याद रखना, 24 जुलाई 1991। अब इसके अंदर क्या किया, जो पब्लिक सेक्टर है जो लॉस में चल रहे थे, अगर उसको दोबारा से वाइबल है, दोबारा से मतलब उसका पुनरुद्धार किया जा सकता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, उनको रिकंस्ट्रक्ट कर। मान लें कि पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, वो अगर लॉस में है, अब उसको ठीक किया जा सकता है तो ठीक कर दो, और ठीक नहीं किया जा सकता तो उसको बंद कर दो। ये दोनों पॉइंटों में बताया गया है। नेक्स्ट वन है कि जो नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जहाँ पर ज़्यादा आम लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहाँ पर कोई पब्लिक कंपनी है तो उसको बंद कर दो, और या फिर उसको 26% तक शेयर रखो पब्लिक गवर्नमेंट के पास, बाकी सारे प्राइवेट को बेच दो। और साथ के साथ ये याद रखना है कि पब्लिक सेक्टर को जब प्राइवेट लोगों को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो जो वर्कर होते हैं उनके इंटरेस्ट के साथ कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। फिर आता है जी अपने पास नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द मेजरिंग ऑफ द ग्लोबल इंटरप्राइज या मल्टीनेशनल कंपनीज किसको बोलते हैं, इसके फीचर क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। एमएनसी करेक्टराइज बाय, एमएनसी क्या होती है, जिसके पास ह्यूज कैपिटल होती है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, उसको हम मल्टीनेशनल की कैटेगरी में अंदर इंक्लूड करते हैं, और इसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, और मार्केटिंग स्ट्रेटजी इसकी A1 होती है, आप ऐसे बोल सकते हो। और जो इनकी फॉरेन में जो ब्रांचेज होती है उसको मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएट के नाम से भी जाना जाता है। इसके फीचर क्या है, मेन तो इसके फीचर ही आते हैं जो आपको याद करना है कि एमएनसी कौन होती, किसको बोलेंगे। सबसे पहले सर ह्यूज कैपिटल रिसोर्स, सर इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये पैसे को अलग अलग सोर्स से राइज कर लेते हैं, बहुत जगह से आपके है पैसे, जैसे कि नए शेयर इक्विटी करके, डिवेंचर इशू करके, बॉन्ड आपके इशू करके आम पब्लिक को वहाँ से कर सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हैं, आ सकते हैं इंटरनेशनल बैंक से, वर्ल्ड बैंक से भी, IMF से भी, वहाँ से भी पैसा ही उठा सकते हैं। और कैपिटल मार्केट में इनकी गुडविल अच्छी होती है एमएनसी की, तो ईजिली पैसा मिल जाता है। यहाँ तक कि उस देश की, मतलब जो होस्ट कंट्री होता है जहाँ पर ये FDI लगा रहे हैं, उस देश की सरकार भी इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने की सोचती है। पहले तो ह्यूज कैपिटल आ गया, पहला पॉइंट। दूसरा आता है फॉरेन कोलैबोरेशन, कि जो इंडियन कंपनी होती है वो इनके साथ मिलकर काम करना में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो कि अपने आप को प्राउड फील करती है कि हम इनके साथ मिलकर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इन कंपनियों के पास नई टेक्नोलॉजी होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेस्ट होती है, रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस होता है, और इंडियन कंपनी भी अगर इनके साथ जुड़ती है तो उसको फ़ॉरेन, आप बोल सकते हैं कि फ़ॉरेन में जानने लगेंगे लोग, इस टाइप से कुछ, तो फॉरेन कोलैबोरेशन इजीली हो जाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी हमें पढ़ के इसको अलग से भी बाइफिकेट किया गया है कि एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी होंगे तो प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्डाइज बनेंगे, क्वालिटी के प्रोडक्ट बनेंगे, कम कॉस्ट पर बनेंगे, और लोग फिर इन्हीं को बाय करते हैं। इसके बाद आता है जी प्रोडक्ट इनोवेशन। क्या आता है प्रोडक्ट इनोवेशन? इनके पास है ना R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, जो नए नए प्रोडक्ट की खोज करते रहते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का ही नया डिज़ाइन वगैरह बना देते हैं, इस टाइप से। मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होता है? मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी वेल नोन होती है, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है कि एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, सेल प्रमोशन कैसे करना है, क्योंकि इनके पास पैसा ज़्यादा होता है और पैसे के दम पे ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी चलती है। एक्सपेंशन ऑफ मार्केटिंग टेरिटरी, कि ये अपना जो एरिया है वो लगातार बढ़ाते चले जाते हैं, वो सब्सिडरी के थ्रू बढ़ाओ, ब्रांचेज के थ्रू बढ़ाओ, या उसकी एफिलेटेड के थ्रू बढ़ाओ, तो ये क्या करती है, फ़ॉरेन में इन्वेस्टमेंट करती रहती हैं। तो इस टाइप से इनका मार्केट जो एरिया है प्रोडक्ट बेचने का बहुत ज़्यादा होता है। सेंट्रलाइज कंट्रोल, जिस देश में होम कंट्री होते, मान ले कि जो पेप्सिको है या कोका कोला है, वो क्या है, वो है आपकी अमेरिका की कंपनी, तो अमेरिका से ही इनका हेडक्वार्टर जो होगा, इनकी होम कंट्री अमेरिका में ही होगा, और वहाँ से ये कंट्रोल करती है सारी सब्सिडरीज वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया गया है जी, व्हाट डू यू मीन बाय द ज्वाइंट वेंचर, और इसके काइंड्स कौन कौन से? ज्वाइंट वेंचर के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। ज्वाइंट वेंचर एक तरह की टेम्परेरी पार्टनरशिप होती हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। इनके जो पार्टनर होते हैं उनको कोवेंचर बोला जाता है, और इस फर्म का कोई वैसे नाम नहीं रखा जाता, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए ही ये बनाया जाता है। तो व्हेन टू कंपनी एग्री टू ज्वाइन द फॉर द कॉमन पर्पज या म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बनाया, उसको ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं, ठीक है। बिजनेसेस ऑफ एनी साइज कैन ज्वाइंट वेंचर टू स्ट्रेंथन द लॉन्ग टर्म रिलेशंस भी लॉन्ग टर्म होते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए भी किया जा सकता है। इसके काइंड्स की अगर हम बात करते हैं तो दो तरह के इसके काइंड बनते हैं, एक आता है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल मोड, एक आता है इक्विटी बेस। कॉन्ट्रैक्चुअल में कॉर्पोरेशन और एग्रीमेंट, कॉपरेशन एग्रीमेंट, या फिर स्ट्रेटजिक अलायंस।
ठीक है। और इक्विटी बेस्ड में कंपनी हो सकती है, ज्वाइंट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है, और आपकी नॉर्मल पार्टनरशिप हो सकती है। आइए वन बाय वन इसको रीड आउट कर लेते हैं। पहला आता है जी अपने पास कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइंट वेंचर, शॉर्ट फॉर्म में CJV बोलते हैं। एक न्यूली ज्वाइंट ओन्ड इक्विटी इज नॉट क्रिएटेड। मान लिया कि एक फर्म है A, एक फर्म है आपकी B, तो इन दोनों को ख़त्म नहीं किया जाता, बल्कि ऐसे चलती रहती, कोई नई फर्म नहीं बनाई जाती जी। ठीक है, सिर्फ काम करने के लिए इकट्ठे होते हैं, ये अपनी ओनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं करते। कहने का मतलब कोई एक पर्टिकुलर टास्क था, उसको पूरा करने के लिए इकट्ठे आए, और जैसे वो टास्क कंप्लीट हुआ ये अलग चले गए। आपने देखा हो तो जब बीजेपी की और महबूबा मुफ्ती की सरकार बनी थी जम्मू एंड कश्मीर में, तो मिनिमम प्रोग्राम एजेंडा बनाया गया था, क्योंकि उनके विचार नहीं मिलते थे वो, लेकिन वो बोलते थे भाई हम अगर सरकार बनानी है तो कुछ तो एक प्रोग्राम हमारे पास मिनिमम होना चाहिए। सेम डिटो ज्वाइंट वेंचर में ही है, इनका अलग से एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं होता, बल्कि कुछ पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए इकट्ठा होकर काम करते हैं। ठीक है, लाइक इसका एग्जांपल है फ्रेंचाइजी। क्या एग्जांपल है इसका? फ्रेंचाइजी। ये याद रखना, फ्रेंचाइजी जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइंट वेंचर का एक एग्जांपल है। आइए इसके कुछ फीचर पढ़ लेते हैं। पहला, टू एंड मोर पार्टी हैव द कॉमन इंटेंशन, दोनों की कॉमन इंटेंशन होती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। ठीक है, इसके अलावा सम इनपुट, हर पार्टी कुछ न कुछ उसके अंदर डालती है, भी कोई जिस चीज़ जो इसके पास रिसोर्सेज है वो उनमें डालेगी, तभी वो मिलकर काम करते हैं। बोथ पार्टी एक्सरसाइज सम, कुछ पार्टियों का कुछ कंट्रोल होता है, बिजनेस वेंचर में कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता, और रिलेशन नोट डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए काम नहीं करते, बल्कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, एक स्पेसिफिक एरिया के लिए मिलकर काम ये करते हैं। नेक्स्ट बनाता है जी इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर, इसके अंदर क्या एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी ओपन की जाती है। आप बोल सकते हो कि एन इक्विटी ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट इज वन इन दी विच सेपरेट बिजनेस एंटिटी होती है, और दोनों की ओनरशिप शेयर किया जाती है। आप ऐसे बोल सकते हो कि इनके मिलकर काम करते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो ज्वाइंटली। ठीक है, उसमें ऐसा कोई सेपरेट नहीं, मतलब इसमें सेपरेट, इसमें मिलकर काम करना, मिलकर काम का मतलब कंप्लीट टास्क डिवाइड कर लिए जाते हैं। ठीक, इसकी जो फॉर्म होते हैं, जैसे कंपनी मिलकर कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई ट्रस्ट हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होती है, वेंचर फंड, कैपिटल फंड हो सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, देयर इज एन एग्रीमेंट आइदर, या तो क्रिएटेड न्यू एंटिटी क्रिएट कर लोगे, या किसी एक वाले में मर्ज हो जाएगी दूसरी। नेक्स्ट वन क्या आता है, शेयर ओनरशिप बाय द पार्टी इन्वॉल्व। शेयर ओनरशिप क्या करते हैं, ओनरशिप को शेयर करते हैं, मैनेजमेंट को शेयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस को ये शेयर करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये दिया गया था जी। तो ये था अपना जी कंप्लीट पोर्शन इसका डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का। होप शो आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।